हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट श्री राकेश सिंह, और आपका उपनाम है बागी, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है उसके खिलाफ आप अक्सर बोलते रहते हैं और कई बार तो उनको कोर्ट तक भी ले जाते हैं, इसीलिए आपका ये उपनाम बागी है। तो आज हम जो चुनाव परिणाम आए हुए हैं चंदौली में लोकसभा में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहा कि जो 400 पार के नारे लग रहे थे और अचानक से इतना बड़ा उलटफेर हो गया। तो आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं, और इस चर्चा को शुरू करने से पहले जो मेरा पहला प्रश्न आपसे है वो ये है कि इस चुनाव परिणाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने इस हेलो मित्र के चैनल पे, जो इस शहर का जाना पहचाना चैनल है, और आप इस शहर को कैसे सुंदर बनाया जा सके इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं, और इस पे समाज के सामाजिक लोगों को बुलाकर, राजनैतिक लोगों को बुलाकर, यहाँ के आम जनमानस को भी बुलाकर आप जो है उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। इसके लिए आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और आपके इस चैनल को, आपकी पूरी टीम को सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं अपना परिचय 2 सेकंड में देना चाहता हूँ। मेरा नाम दिव्यांग राकेश रोशन सिंह बागी है, पूर्व महामंत्री छात्र संघ, लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज मुगलसराय, जो ये अपना शहर है। कुछ लोग इस शहर का नाम तो बदल दिए, इस स्टेशन का नाम तो बदल दिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे कर दिए, लेकिन वो लोग विधानसभा में आज तक उस विधानसभा का नाम मुगलसराय से बदलवा कर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विधानसभा नहीं करा पाए। तो ऐसे लोग जब पॉलिटिक्स में होंगे, जिनकी कथनी और करनी में अंतर होगा, तो परिणाम तो ऊपर नीचे होगा ही। अब आपका प्रश्न 400 पार के संदर्भ में है। आज का जो चुनाव परिणाम है, हाँ, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आज का जो चुनाव परिणाम है, सत्य ये है कि ना ये चुनाव है और ना ये चुनाव था। ये चुनाव की जगह चुनौती बन गया था, और ये नेता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहा था। ये पूरा का पूरा चुनाव जनता स्वयं अपने हाथ में ले ली थी, और यह चुनाव जनता लड़ रही थी, जिसका परिणाम आपको देखने को मिला कि माननीय वीरेंद्र सिंह जी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं 10 साल तक, विधानसभा में विधायक थे, और उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया था। पहली बार चुनाव लड़ने आए, और पहली बार में ही यहाँ की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार देकर संसद में पहुँचा दिया, और इतने मतों के अंतर से पहुँचाया कि 2 बार के हमारे विकास पुरुष, जिसको जनता ने बहुत सारा प्यार दिया था, उन्होंने उस प्यार का कदर नहीं किया, उनके आस्था और विश्वास का कदर नहीं किया, जिसका परिणाम है कि वो कभी दोनों बार में इतने अधिक मतों से चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से विकास के बहुत सारे वादे किए गए थे। कोई ओवरब्रिज को गिनता था, तो कोई सड़क को गिनता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि परिणाम बिल्कुल उनके विपरीत आ गया? देखिए, वादा करना और वादे को पूरा करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग अपने पोर्टफोलियो का कोई काम नहीं बताते। सत्य ये है कि जब ममता बनर्जी जी रेलवे मिनिस्टर थी, उस समय रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का एक प्लान आया, और उसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि गया लाइन चौड़ी होनी है। तो गया लाइन के चौड़ीकरण होने पे उस प्रस्ताव में था, उसकी नियमावली में था, अमेंडमेंट में था कि जहाँ जहाँ मानव रहित फाटक हैं, वहाँ या तो ओवरब्रिज बनाए जाएंगे या अंडरपास बनाए जाएंगे। जिसका परिणाम था कि चंदौली बना, जिसका परिणाम था कि मटकुट्टा गेट बना, जिसका परिणाम था कि सैयद राजा बना लोकमनपुर में। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे विकास पुरुषों से, जो लोग ये वादा करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं कि हमने बनवा दिया, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि बस
जो सैयद राजा का ओवरब्रिज बना है उसके बाद नौबतपुर है जो यूपी की सीमा में है। जैसे ही नौबतपुर आप डाकेंगे करमनासा लगता है, करमनासा से मोहनिया तक चले जाइए आप, और कम से कम आपको 8 ओवरब्रिज और कम से कम 10 अंडरपास देखने को मिलेंगे। तो क्या वहाँ भी यही विकास पुरुष जाके बनवा दिए? क्यों कि वो उसके सर्कुलर में था, इसलिए गया लाइन चौड़ी हो रही थी, गया लाइन पे बनना था वो बना। पटना लाइन पे क्यों नहीं बनवा दिए विकास पुरुष? अगर उनको बनवाना ही था तो कचमन भी बनवा सकते थे, सकलडीहा भी बनवा सकते थे, क्यों नहीं बनवा दिए? क्योंकि वो उसमें चौड़ीकरण में लाइन में नहीं था और वो उस सर्कुलर में नहीं था। तो ये लोग झूठे वादे करते हैं, जनता को गोल गोल बेवकूफ़ बनाते हैं। 2.5 साल से लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एलिवेटेड पुल बनाएंगे, व्यापारियों की दुकान नहीं जाने देंगे। एलिवेटेड पुल बन गया, आज सुभाष पार्क तक खुदवाया जा रहा था, चूंकि चुनाव था। अब आप देखिएगा कि वो पूरा बाजार खन देंगे। आप देखिए पानी टंकी ओवरहेड टैंक जो सुभाष पार्क के अंदर बनाई गई, नगर की समस्याओं को लेकर मैं उस समय लड़ रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चेयरमैन थे। मैंने कहा कि भाई ये जल निगम के ही उसमें नहीं है सर्कुलर में कि वो ओवरहेड टैंक बनाया जाए कहीं भी सार्वजनिक, मतलब जहां आबादी हो उसके बीच में, या जीटी रोड के ऊपर। लेकिन इन लोगों ने जीटी रोड के ऊपर बनवाया और उस समय विकास प्राधिकरण से एनओसी नहीं ली, जिसका परिणाम है कि आज ये टंकी टूटने के कागार पर है। ये पैसा जो गाढ़ी कमाई जनता का लगा है, इसको कौन भरपाई करेगा? आप बार बार झूठे वादे करेंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, बच्चों की नौकरी नहीं की व्यवस्था नहीं करेंगे, आप जो है परीक्षा का पेपर लीक करा देंगे, आप जो है महंगाई पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जो है चिकित्सा पर कोई बात नहीं करेंगे। केवल काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, आपकी तो 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार कैसे चढ़ती? इसलिए जनता ने आपको जवाब दिया। ये जनता का जो जनादेश है वो बेरोजगारी के खिलाफ है, वो महंगाई के खिलाफ है, वो आपके झूठे वादों के खिलाफ है। आपने ये जहां हम लोग बैठे, ये मुगल सराय शहर का आदर्श नगर पालिका परिषद ये है, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की नगर पालिका परिषद है। और कहने में शर्म आ रहा है कि हम लोग ऐसे मुगल सराय के शहरवासी हैं कि हम लोग बोलते नहीं हैं, जिसका परिणाम है कि 10 साल में इस पूरे मुगल सराय की सड़कों की हालत ऐसी है, नालियों की हालत ऐसी है, सीवरेज की हालत ऐसी है कि शायद किसी गांव और जंगल की भी स्थिति वैसी नहीं होगी। यहाँ जंगल राज कायम है। सारे जनप्रतिनिधि केवल कमीशन खोरी में लिप्त हैं, वादे करते हैं। शराब माफियाओं को, बिहार में शराब तस्करी करने वाले शराब तस्करों को साथ लेकर घूमते हैं। 4 बजे भोर में लोग जाकर नौबतपुर बॉर्डर पे गाड़ियाँ बाईपास कराने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। सुबह सुबह हम जनता की सेवा में निकले हैं। अगर आप जनता की सेवा कर रहे हैं तो फिर वो सेवा दिखना चाहिए ना। लेकिन यहाँ क्या है कि नगर पालिका सीमा को बताकर कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन कमीशन लेने के लिए रोज अधिशासी अधिकारी को अपने दरबार में बुलवाया जाता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि ईओ को बुलाएंगे, चेयरमैन को अपने क्लच में लेंगे कि काम नहीं होने देंगे, जो काम पास भी होता है उसको होने नहीं देते कि हमें इसमें चाहिए। तो जब सारे लोगों को कमीशन ही चाहिए और जनता से किए गए वादों को के ऊपर उनका न दिमाग है न भरोसा है कि ये जनता अगर ताज पहना सकती है तो ताज उतार भी सकती है, ये उसी का परिणाम है। बीते चुनाव में विपक्ष के द्वारा अक्सर ये आरोप लगाया जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तंत्र का उपयोग करके, जैसे उनके पास प्रशासनिक ताकत है, उनके पास पैसे की ताकत है, उसका प्रयोग करके, और कहीं न कहीं मीडिया भी इसमें शामिल था, वो लोगों को उनके असल मुद्दे से भटका देते थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस बार उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट आया है, समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे मिली है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता ने अपने मुद्दे पे मत डाला है? जनता का अपना सच पूछिए तो कोई मुद्दा नहीं होता है।
और मेरे जैसे व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो ये लोकसभा का जो चुनाव हिंदुस्तान के अंदर होता है, इससे बड़ा बोकस चुनाव कोई नहीं है। इसलिए कि अगर एक प्रत्याशी को 1 साल पहले अगर उसको टिकट दे दिया जाए तो भी वो एक एक गांव, 11,000 के लगभग गांव है 5 विधानसभा में मिलाकर इस लोकसभा में, वो एक एक गांव नहीं घूम सकता है और एक एक वोटर से नहीं मिल सकता है। तो जब हमारी जनता अपने प्रतिनिधि से मिल ही नहीं सकती है और हमारा नेता जब अपने जनता से मिल ही नहीं सकता है, उसके दुख दर्द को वो जानेगा कैसे? क्योंकि ये इतना बड़ा चुनाव है कि मेरे समझ से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी बात कोई किसी को अच्छी लगे, किसी को नागवार लगे, लेकिन मैंने यही मूल्यांकन किया कि हर व्यक्ति से मिलना इस चुनाव में संभव नहीं है। और जब चुनाव में व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है तो चुनाव के बाद प्रत्येक व्यक्ति से कैसे मिल पाएगा? 18 लाख से 19 लाख की आबादी है और बताइए कि 19 लाख पर व्यक्ति से मिलने के लिए अगर आप टाइम कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी साल भर भी कम पड़ जाएगा। तो जब आप अपने उपभोक्ता से नहीं मिलेंगे तो आपको क्या पता कि आपके उपभोक्ता को क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, कैसे उसका सलूशन निकालना है। तो इससे बड़ा बोकस चुनाव कोई है नहीं। और रही तंत्र की बात, तो तंत्र का प्रयोग तो उन लोगों ने खूब किया, लेकिन जनता जनार्दन है, जब वो मन एक बार बना लेती है तो वो किसी की नहीं सुनती है। इस चुनाव ने कितनों को भ्रम तोड़ दिया। लोगों के दिमाग में था कि मेरे जीते जी कोई कैसे नेता हो सकता है, मैं नहीं चाहूँगा तो लोग यहाँ कैसे जीतेंगे। लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, हम जिसको चाहेंगे वो चुनाव जीतेगा। और जनता ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया और चुनाव जिता के दिखा दिया। इतना साइलेंट मतदाता था, लोगों के प्रकोप से और लोगों के प्रभाव से लोग लिस्ट बना रहे थे, लोग ज़बरदस्ती झंडा टंगवा रहे थे, लोग ज़बरदस्ती जो है वो कह रहे थे कि कोई जो है समाजवादी प्रत्याशी के प्रचार में नहीं जाएगा, जो जाएगा तो हमें अभी इतने दिन रहना है। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गया उनका वोट? ये वोट की ताकत है और ये जनता की ताकत है। जनता जिसको चाहे उसको ताज पहना है, जिसको चाहे उसका ताज उतार ले। और इस तरह के तथाकथित लोग जो कहते तो कुछ हैं और हैं और करते कुछ और हैं, जिसका प्रमाण ये सरकार कहती भय, भ्रष्टाचार और भूख, तीनों से हम जो है उत्तर प्रदेश को अच्छा कर दिए हैं। एक योगी जी अच्छा होके ही क्या कर लेंगे, क्या कर पा रहे हैं? आप बताइए ना, आपने देखा होगा, आप नगर में घूमिए, जो काम ब्लॉक का था उस ब्लॉक के काम पे ब्लॉक प्रमुख का होना चाहिए। आप बड़े बड़े शिलापट देखिए ना, सांसद जी का नाम होगा, विधायक जी का उस क्षेत्र के नाम होगा, ब्लॉक प्रमुख का नाम होगा। अरे भाई, जो ब्लॉक के कोटे का काम है उसमें सांसद का क्या ज़रूरत है? जो जिला पंचायत में देखिए, पहला नाम सांसद जी का होगा, दूसरा नाम उस क्षेत्रीय विधायक का होगा, तीसरा नाम पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष। ऐसा भी नाम आपने कभी सुना था क्या शिलापट पे? मैं तो एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, मैं वहीं गया था कुछ दिन पहले और वहाँ पे सांसद, विधायक और भी कुछ लोगों का नाम लगा हुआ था। जो शिलापट थी, शिलापट लगा हुआ है नाम के साथ, पर सड़क नहीं है, काम नहीं है। तो ऐसे भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, बिल्कुल। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि ये लोग सिर्फ नाम कमाते हैं, काम नहीं करते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है, ऐसा ही भ्रष्टाचार नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के अंदर भी था कि टोटल टेंडर, मैनेज टेंडर होता था, ओपन टेंडर होता था और ये आपस में काम बांट लेते थे और कागज पे ही काम हो जाता था, जिसका विजिलेंस अभी जांच कर रही है, ईडी अभी जांच कर रही है। इन लोगों के संपत्तियों की जांच हो रही है और 2019 से और 2023 तक का 2019 से 2023 तक का सारा जो है जांच चल रहा है। तो अब यहाँ हमने उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई, संघर्ष जारी किया, लड़ा और नगर का सहयोग मिला। उसका परिणाम है कि आज ई टेंडरिंग यहाँ हमने शुरू करा दिया। अब यहाँ ई टेंडरिंग हो रहा है। तो जब ई टेंडरिंग होगा तो कलकत्ता और दिल्ली में बैठा ठेकेदार भी ऑनलाइन टेंडर ले लेगा। तो जब वो टेंडर डालेगा तो टेंडर में प्रतिस्पर्धा होगी तो सरकार का हमेशा फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ तो कागज़ों में काम कराते हैं लोग और सारा पैसा खा जाते हैं।
सड़क बनती नहीं है, कहीं का सिलापट कहीं लग जाता है, कहीं का सिलापट कहीं। यहाँ तो सिलापट की लड़ाई है, नाम की लड़ाई है, कमीशन की लड़ाई है, अवैध काम की लड़ाई है। तो भाई सड़क कहाँ से मिलेगी? आप सड़क तो ढूंढेंगे ही ना, सिलापट मिलेगा, सड़क नहीं मिलेगी। एक मुझे सबसे आश्चर्य वाला पैटर्न यहाँ पे मुगल सराय में दिखा कि मुगल सराय के जब सड़कों पे हम निकलते थे चुनाव के दौरान, तो ऐसा लगता था कि हम जो बीजेपी है वो सच में 400 पार कर रही है, या एक तरह से बीजेपी की लहर है। मतलब बीजेपी का झंडा, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता सिर्फ वही दिखाई देते थे। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, या जैसा कि आपको परिणाम सामने आया है, ये उसके ठीक विपरीत था। तो ऐसा क्यों है कि नगर में बिल्कुल एक अलग माहौल बना हुआ था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, कोई दल गलत नहीं होता है, कोई संस्था गलत नहीं होती, उसके सदस्यों के आचरण, उनके सदस्यों के कार्य व्यवहार गलत होते हैं। तो ये लोग जो रील बनाते थे ना, रील बनाने के माहिर हो गए। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इनका प्रचार क्या होता था? रील बनाने तक होता था। गली में आए 10 भाई, आप सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में, जिसकी सरकार देश में, जिसके अंदर में शासन, जिसके अंडर में प्रशासन, जिसके विधायक, जिसके सांसद, जिसके राज्यसभा सांसद बहने हैं दो हमारी, और उसके बावजूद भी 10 साल यहाँ चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के रहे। वो दोनों 10 साल वाले चेयरमैन कई दिन आपको प्रचार करते मिले? पार्टी ने उनको चेयरमैन बनाया, और उन लोगों के कृत्य अगर बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, तो वो लोग नगर में प्रचार करते आपको कभी दिखे क्या? मैंने तो। और रील बनाने वाले लोग सिर्फ गलियों में घूमते थे, शहर में हल्ला करते थे, क्योंकि टीम थी। वो टीम बनाना, रील बनाना, फोटो दिखाना, अपने आप को प्रदर्शित करना कि हमसे बड़ा मेहनत वाला कोई नहीं है, उसका रिजल्ट है कि आज 15,000 के ऊपर से मुगल सराय विधानसभा में भी बाबू वीरेंद्र सिंह ने चुनाव को जीता है। चूँकि जो अपने नगर की विधायक हैं, बोलने में काफ़ी ओजस्वी हैं, और अपनी वाक्पटुता में ही उन्होंने त्यागपत्र देने की भी बात कह दी। तो क्या आपको लग रहा है कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए? अच्छा, माननीय विधायक जी जो हैं, वो आप थोड़ा सा, आपका क्वेश्चन भी अधूरा है। जब आप वहाँ ले गए, हालांकि वो व्यक्तिगत उनका अपना स्टेटमेंट था, इन सब चीज़ों को जिसने भी रिकॉर्ड किया और दिखाया, सोशल मीडिया पे अपलोड किया, नहीं करना चाहिए था। उन्होंने 2 बातें कही थी। एक बात उन्होंने ये कहा था कि किसी प्रकांड विद्वान से बाबू वीरेंद्र सिंह का और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का शास्त्रार्थ करा दीजिए। तो अगर महेंद्र नाथ पांडे जी को बाबू वीरेंद्र सिंह हरा देंगे शास्त्रार्थ में, तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा। तो शास्त्रार्थ करके लोकसभा में जाने की ये नई एबिलिटी जो पैदा की गई है, ये हमने इस चुनाव में जाना। तो वो शास्त्रार्थ करने की बात थी। तो भाई शास्त्रार्थ तो हुआ नहीं, अब हरा तो दिए बाबू वीरेंद्र सिंह। इसको तो शास्त्रार्थी बोलेंगे ना भाई। 2 लोग अपने चुनाव में उतरे, दोनों ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा था कि किसी प्रकांड विद्वान से दोनों का शास्त्रार्थ कराइए। तो उस मुद्दे पे मैं यही कहूँगा कि वो आवेश में आके इस तरह की बातें कह दिए, और ना वो त्यागपत्र देने वाले हैं और ना ही वो त्यागपत्र दे सकते हैं, क्योंकि कुर्सी का ही खेल है और कुर्सी से ही पूछ है। दूसरी बात उन्होंने उसमें और कही थी कि आयल हुन चुनाव लड़े, हार जिहन तो दक्षिण चल जिहन, उसी में था ये लाइन। तो मैं अपने माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि बाबू वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गईलन और पश्चिम गईलन, ऐसे कि बनारस मुगल सराय से पश्चिम पड़ेला, दक्षिण ना पड़ेला। लेकिन आपका गांव ददरा है, बबुरी, आपका परिवार वहाँ पुराना है, आपका पुरखा पुरनिया वहाँ से मुगल सराय आयल हुआ। एक समय ऐसा भी आ सकेला कि अपने बदे सोचा कि अगर मुगल सराय छोड़ के जाए के हुई तो तोके दक्षिण जाए के हुई, बाबू वीरेंद्र सिंह के दक्षिण ना जाए कोई। ऐसे कि तोहार गांव मुगल सराय से दक्षिण पड़ेला, अब बाबू वीरेंद्र सिंह का गांव व घर मुगल सराय से या चंदौली से पश्चिम पड़ेला। तो वो विधायक जी हैं, उनके बोल बड़े हैं, उनके कारनामे बड़े हैं, उनका तेवर बड़ा है, उनका कलेवर बड़ा है, सम्माननीय है।
उनका सम्मान है। उनको 5 साल के लिए तो अब बाबू वीरेंद्र सिंह दक्षिण नहीं जा रहे हैं। जनता ने ऐसा बना दिया कि बाबू वीरेंद्र सिंह यहीं रहेंगे, दक्षिण नहीं जाएंगे, जाना भी पड़ा तो पश्चिम जाएंगे। चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन लूँगा कि अभी पिछले जो नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, चेयरमैन का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी की हार हुई और ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें न सिर्फ लोकसभा में हार हुई है बल्कि जैसा कि आपने आंकड़ों के बारे में बताया कि मुगलसराय विधानसभा भी वो 17,000 वोटों से या 14,000 वोटों से वो हारे हैं, तो विधानसभा में भी एक तरह से हार है। तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है? देखिए भाई, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और आपकी तो 2 बार चढ़ गई। आप झूठे वादे किए, आप कोई काम नहीं कराए, आप अपने पोर्टफोलियो का काम बताइए। आप नितिन गडकरी जी की सड़क क्यों बता रहे हैं? क्या केवल मुगलसराय में ही सड़क बन रही है, चंदौली जिले में ही, या पूरे भारत में बन रही है? तो पूरे भारत में वो गडकरी जी का विभाग है, वो बना रहा है, आप तो बना नहीं रहे। आपके पास शिक्षा मंत्रालय था, क्या आपने कोई सेंट्रल स्कूल इस पूरे चंदौली जनपद में खोल दिया? कोई विश्वविद्यालय खोल दिया? आपके पास उसके बाद कौशल विकास मंत्री थे आप, तो क्या कोई ITI कॉलेज, IIT कॉलेज कोई बनवा दिया क्या चंदौली ज़िले में अपने पोर्टफोलियो से? नहीं बनवाया आपने। कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नया जो है भी, उसका भी रख रखाव नहीं है। उसके बाद आपके पास आया भारी उद्योग मंत्रालय, तो क्या आपने कोई भारी, क्या छोटा सा भी कारखाना नहीं लगवाया? अगर कोई लगवाया तो बताइए, जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो जाता। तो आप अपने पोर्टफोलियो से तो कुछ किए नहीं, पड़ोसी के बच्चे को अपना बच्चा बताते रहे। तो भाई, हमारे हिंदू धर्म में कहावत है कि बियाह कैला पड़ोसी के सहारे। तो ये लोग झूठे वादे किए, काम कुछ किए नहीं, तो जनता कब तक इनको बर्दाश्त करती? जो काम हो रहा है उसको भी ये लोग रोक देते हैं कमीशन के लिए। अगर छोटा जनप्रतिनिधि गलत कर रहा है और कंप्लेन आ रही है, तो बड़े जनप्रतिनिधि का ये दायित्व तो बनता है कि अपने उस छोटे जनप्रतिनिधि पर अंकुश लगाए और उस काम को कराए। लेकिन यहाँ तो सब मिल के खा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई, ग्राम पंचायत से लेके नगर पंचायत से लेके देश की सबसे बड़ी पंचायत तक सिर्फ हमें बनाओ, कोई तीसरा उसमें न घुसे, नहीं हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। क्योंकि जब आदमी कुर्सी से हटता है तभी उसकी चोरी पकड़ी जाती है। इन लोगों के राज्य में ऐसे ऐसे ओवरहेड टैंक बने हैं जो चेकिंग में ही लीकेज मिल गया और पूरा आधा नगर डूब गया। आज अगर ये जो हर घर जल मिशन, जीवन जल मिशन, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट था, यहाँ कमीशन खोरी के चक्कर में उसका काम ये था कि आप नया पाइपलाइन पूरे शहर में दौड़ाएंगे, आप अपना नया ट्यूबवेल लगाएंगे, आप नया अपना ओवरहेड टैंक बनाएंगे और हर घर को फ्री में कनेक्शन देंगे। और इन लोगों ने क्या कराया कि पैसा खा लिया। चूँकि 80% सेंट्रल को देना था, 20% ही नगर पालिका को देना था, तो इन लोगों ने सोचा कि भाई हम पैसा कैसे खाएंगे, अब तो टेंडर हमारे यहाँ से है नहीं। तो इन लोगों ने उन ठेकेदारों को मिसगाइड किया, भाई ऐसा करो, पूरे शहर में नई पाइपलाइन दौड़ाने की क्या ज़रूरत है, जो हमारी पाइपलाइन पुरानी है उससे ट्यूबवेल के पाइप को कनेक्ट कर दो। और इन लोगों ने 50 साल पुरानी पाइपों में नए प्रेशर को कनेक्ट करा दिया, जिसका नतीजा है कि आज 2 साल से, लगभग 2 साल से कभी ये इस वार्ड में लीकेज होता है, 4 दिन पानी का सप्लाई बंद रहता है, कभी उस वार्ड में होता है और वो बनता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, घरों में पानी और सीवर का पानी दोनों मिल के आता है। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ कमीशन खाने के लिए। पूरा काम भी नहीं किया था और उसको इन लोगों ने हैंड ओवर ले लिया। क्यों लिया? तो जब आप कमीशन के लिए विकास नहीं होने देंगे, सड़क नहीं बनने देंगे, नगर पालिका के काम में हस्तक्षेप करेंगे, अधिशासी अधिकारी को, चेयरमैन को अपने पास रोज बुलाएंगे, अपना कमीशन सेट करेंगे, अपने लोगों को काम दिलाने के लिए दबाव बनाएंगे, तो भाई जनता है ना, इसके पास 5 साल में एक ही बार बटन दबाने का अवसर आता है और उस समय जम के दबा देती है। तो अभी तो समय है, अगर लोग चाहेंगे तो सुधार कर सकते हैं, जिनको अपनी राजनीति बचानी है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अब इसके बाद तो हमें जनप्रतिनिधि बनना नहीं है, तो जितना लूट सकते हैं लूट ले। तो जब या तो लूट होगी या तो काम होगा, काम होगा तो जनता को अच्छा लगेगा, और काम नहीं होगा, सिर्फ लूट होगी तो जनता को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह अभी चेयरमैन बदला है, ये जनता का आक्रोश ही था कि चेयरमैन हुए
सोनू किन्नर जी, जिनको कोई नहीं जानता था कि वो मतलब सामाजिक कार्यों में उनकी कोई गतिविधि नहीं थी, वो जो है कभी कोई पॉलिटिकल कार्यक्रमों में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन अचानक से वो 20 दिन में आई और जनता ने अपना आक्रोश दिखाया कि भाई जब तुम लोग लूटपाट कर रहे हो, ईमानदार बन के लूटपाट कर रहे हो, तो हम लोग सोनू किन्नर जी को जिता देते हैं। निर्दल प्रत्याशी जीत गया और उसको भी अपने पार्टी में लेने की कवायद करने में ये लोग सारी जद्दोजहद किए। तो अगर मैं कह रहा हूँ पार्टी में लेना गलत नहीं है, आप अगर सोनू किन्नर जी को लेना ही चाहते थे तो फिर पूरे देश को वो तस्वीर दिखाने के लिए मुगलसराय शहर का नाम बदनाम करने के लिए मजबूर क्यों किए, जो नग्न तांडव पूरा देश देखा कि एक चेयरमैन की सीट के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सोनू किन्नर जी को बना दिया, सांसद जी को देखिए बदल दिया। अब विधानसभा का चुनाव आएगा, अगर लोग संभल गए, अच्छे से काम किए तो आगे विधानसभा जारी रहेगी, नहीं तो फिर तस्वीर बदल जाएगी। तो जनता है भाई, सब जानती है, चुप रहती है, चुप रह के बटन दबा देगी। तो अभी जो नए सपा के सांसद हैं, आपको उनसे कितनी उम्मीदें हैं और आप उनके साथ में खड़े हैं, इसके पीछे आधार क्या है? देखिए, जो नवनिर्वाचित सांसद जी हुए हैं माननीय बीरेंद्र सिंह जी, वो पूर्व में भी 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, शिवपुर के विधायक थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है विकास का, और आज भी वही काम का सिलापट आपको मिलेगा वहाँ। उन्होंने बिजली लाया, ढाब क्षेत्र में रास्ता बनवाया, ढाब से और आनंद विहार तक रोडवेज तक चलवाया, रोडवेज में ढाक पर भर्ती भी करवाए। तो उन्होंने तमाम तरह के काम किए और वो काम करने का तौर तरीका जानते हैं। इसलिए हम अपने आपके इस चैनल के माध्यम से अपने लोकसभा की जनता को और अपने इस मुगलसराय शहर की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो अच्छे से अच्छा हो पाएगा, जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं कि यहाँ पार्क नहीं है, यहाँ बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए पार्क नहीं है, उनके लिए कोई व्यायाम का जगह नहीं है, अच्छा यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे अच्छी चिकित्सा के लिए कोई ब्लड बैंक नहीं है पूरे मुगलसराय शहर में, कोई जो है सरकारी जो है यहाँ हार्ट केयर सेंटर नहीं है, यहाँ कोई जो है न्यूरो सेंटर नहीं है, यहाँ कोई टेक्निकल पढ़ाई कराने के लिए किसी प्रकार की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूँगा, जो भी संभव हो पाएगा वो मैं अपने नवनिर्वाचित सांसद से कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सांसद जी इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और जितना उनसे हो पाएगा, अगर सरकार बनती है किन्हीं कारणों से और उसमें वो मिनिस्टर बनते हैं, तब तो पोर्टफोलियो के हिसाब से बढ़िया काम होगा, और नहीं भी बनते हैं मंत्री तो जनता ने उनको सांसद बनाया है और सांसद निधि के एक एक पैसे का हिसाब बाबू बीरेंद्र सिंह जी अपनी जनता को देंगे और पारदर्शिता बरतेंगे। कमीशन खोरी और लूटखोरी नहीं होने दिया जाएगा। जो भी चीज़ें बनेंगी वो मजबूत और टिकाऊ बनेंगी और अपने शहर को सजाने का पूरा प्रयास होगा, चाहे वो नगर पालिका परिषद चंदौली हो, चाहे वो नगर पालिका परिषद ये आपका मुगलसराय हो, चाहे वो सैदराजा हो, तीनों में काम होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब वो सुनने को नहीं मिलेगा कि नगर पंचायत के बगल में ही मठ में जाके डॉक्टर साहब बैठते हैं और वहाँ मंदिर है और वहाँ सीवर लाइन का नाली नहीं सांसद जी बनवा सके थे, तो वो भी बनेगा चंदौली का। यहाँ का विकास होगा, ज़िले पे काम होगा, ज़िला पे आज तक ज़िले का कोई कार्यालय नहीं बना है, उस पर प्रयास होगा। कोर्ट न्यायालय बनवाने के लिए अधिवक्ता समाज इतने दिन से लड़ रहा है, लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, उस सेक्टर में काम होगा। किसानों को कैसे जो है मतलब मजबूत किया जाए, क्योंकि अब हमारा देश जो है ना वो किसान प्रधान नहीं रह गया है, अब वो जाति प्रधान देश हो गया है। और इस जाति प्रधान देश में जाति से ऊपर उठ के जो हमारे प्रत्याशी को, हमारे सांसद को वोट जनता ने किया है, उसका पूरा भरपाई अपनी सेवा से हमारे नए सांसद जी करेंगे। सांसद जी को यहाँ की जनता ने अपना सांसद नहीं चुना है, अपना सेवक चुना है, इसलिए वो अच्छी सेवा देंगे,
इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और भरोसा है। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए और इस चुनावी परिणाम के ऊपर रोचक विश्लेषण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आई होप कि ये चर्चा उनको भी उतनी ही रोचक लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।